उनके 15 साल का जीवन कोई बता सकता है कहाँ उन्होंने चाय बनाई? कहीं पे बनाई होगी ना। ये तो पता नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि नहीं मानना। और नौजवान जब करवट बदलता है तो सिंहासन बदलता है। सदैव ये कोशिश की कि चाहे उनसे कोई भी उम्र में कितना भी छोटा हो, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी एक खासियत मान लो आदत थी कि वो आगे से सबको चलकर राम राम करते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और एक उसमें हमें जोड़ने का काम, उनकी धार्मिक भावनाएं ऐसी थी कि हर व्यक्ति का भला हो। वो कभी ये नहीं कहती थी कि मेरा भला हो। भाई सबसे पहले उठते ही उनका ये शब्द थे कि भाई बस्ती को भला। जातीय जनगणना होने में कहाँ दिक्कत है आपको? जब जनगणना हो ही रही है देश में तो इसमें जातीय जनगणना होने में क्या हुआ है? आपने कहा होली के टाइम में चारों तरफ बदबू ही बदबू, एक भी नालियां। अपने भगवान से रिश्ते कैसे हो सकते? अच्छा, भगवान की वो हंसता हुआ वो चेहरा आज भी जब भी बात करते होते ऐसा लगता है कि हमारे बीच में है, हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और सदैव ये कहते, जब भी हमारे किसान भाइयों की बात हो, मजदूर भाइयों की बात हो या दलित भाइयों की बात हो, जब भी बात आई तो हमने दबाव बटन, इसकी फैक्ट्री चाहिए 50 पैसे में मिलता है जी। इसकी फैक्ट्री का मालिक निर्धारित करता है किसका मूल्य क्या होगा, और वो जब तक इस बटन को बाहर नहीं बेचता। सत्ता और सियासत क्या तो आपको नसीब से मिलती है, या फिर आपको परिवार से मिलती है, या फिर आप में इतने गट्स होते हैं कि आप अपने तरीके से चीज़ों को बदलते हैं, माहौल को बदलते हैं और अपनी तरफ से कुछ नया करने की ताकत आप रखते हैं, और उसी से शायद बदलाव होता है और आपकी भागीदारी इसमें बढ़ती है। तो नमस्कार, राम राम आप सभी का मैं राजेश कुर्दी हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज जिनके साथ हम बैठे हैं वो हैं रामस्वरूप कसाना जी, पूर्व विधायक, सांसदीय सचिव, और काफ़ी दिनों की कोशिशों के बाद में आज फाइनली हम इनसे मिले हैं और आज हम इनसे इनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर, राजनीति पे और भी अन्य चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार राम राम कसाना जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत राम राम, नमस्कार। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दीपावली आपके दीपक की तरह आपके जीवन में रोशनी लाए, आप सभी को खुशहाली मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो कसाना जी, हम शुरुआत से हम बात करेंगे, आपके लाइफ की कुछ चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को शुरुआती आपके जीवन के बारे में बताइए। कैसे, मतलब शुरुआत में बचपन में आप कैसे थे, घर में कैसे थे, परिवार में कैसे थे? देखो, बचपन के बारे में तो माता पिता बता सकते हैं, मैं तो इतना बता सकता हूँ जब से सही होश संभाला उसके बाद में कोशिश की कि लोगों से मिलना जुलना हो सके, लोगों से प्यार प्रेम बढ़े, और उसी अनुरूप जैसे जो गांव थे, मेरा जन्म गांव में हुआ जी। और गांव में सबसे बड़ा जो माहौल होता है आपसी भाईचारे का, लोग मिलजुल कर काम करने का। अगर हम कोई काम नहीं हो रहा है उसमें हम सब लोग मिलकर उसकी सहायता करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है कि भाई वो अकेला वजन नहीं उठा सकता तो लोग मिलकर काम करते हैं। तो गांव में जिस प्रकार से जब हम परिवार में रहते हैं उसी प्रकार गांव में जो भाईचारे की ये जो प्रेरणा मिली, उसी के फलस्वरूप हम आगे चलकर इसको साकार करने में कामयाबी हमने हासिल की। जी। तो थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइए, शुरुआत कहाँ से कहाँ पढ़ाई आपने शुरुआत? मैंने पूतली गांव के अंदर 5वीं तक पूतली गांव में की। 5वीं के बाद प्राइवेट या सरकारी? सरकारी जी। फिर उसके बाद में सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर सीनियर की। फिर मैंने LBS कॉलेज से जी BA की। जी। तो परिवार में आपके कौन कौन हैं अभी भी, और कौन कौन थे? उस टाइम कैसा माहौल था परिवार का? पर आज भी हमारे परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। पहले भी हमारा संयुक्त परिवार है जी। सब लोग एक साथ रहते हैं। और पहले जैसे आज माता जी का आशीर्वाद नहीं रहा, अच्छा, जबकि पहले जैसे पिताजी माताजी जब सब लोग रहते थे तो पूर्ण परिवार ऐसा लगता था कि हम एक
बाग में रह रहे हैं और उसमें अलग अलग फूल और उसमें सब लोग संभालने वाले हैं। जी जी। तो परिवार में रिश्ते कैसे थे माता पिता से, या दादा दादी भी रहे होंगे उस टाइम? नहीं, दादी जी तो बहुत पहले उनका देहांत हो गया था, लेकिन दादाजी थे जो सभी को साथ लेकर चलते थे, लोगों को प्रेरणा, खास तौर से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे कि जिस प्रकार उनकी भावनाएं थी कि जब भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए तो उसका आदर सम्मान करो, उसको सबसे पहले खाने के लिए, बैठने के लिए, उसकी जो व्यवस्था हम खास तौर से ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं वो करनी चाहिए। तो आपका जो व्यक्तित्व है उस पर आप किसका प्रभाव ज़्यादा मानते हैं कि आप पॉलिटिक्स में भी आए फिर, तो ये किसका प्रभाव है? ये देखिए, मैं तो कहूँगा कि अपने पूर्वजों का खास तौर से उनकी से जो प्रेरणा मिली और ख़ास तौर से माता जी का जिस प्रकार का स्वभाव था, और उन्होंने खास तौर सदैव ये कोशिश की कि चाहे उनसे कोई भी उम्र में कितना भी छोटा हो, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी एक खासियत मान लो आदत थी कि वो आगे से सबको चलकर राम राम करते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और एक उसमें हमें जोड़ने का काम, उनकी धार्मिक भावनाएं ऐसी थी कि हर व्यक्ति का भला हो। वो कभी ये नहीं कहती थी कि मेरा भला हो, भाई सबसे पहले उठते ही उनका ये शब्द थे कि भाई बस्ती को भला हो, बस्ती का भला हो। तो ये हम सब लोग ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर ऐसे कार्य करें जिससे किसी गांव का नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान का विकास की ओर आगे बढ़े। तो पॉलिटिक्स की तरफ आपका जो झुकाव है वो स्पेसिफिक हम ये मान के चलते हैं कि आपकी माताजी का उस पर काफ़ी प्रभाव रहा? हाँ, 2002 के अंदर माताजी ने राजनीति में कदम रखा। हमारे परिवार में सिर्फ माताजी ही थी जिन्होंने राजनीति में, हाँ। तो उन्होंने चुनाव लड़ा? हाँ, 2000 में उन्होंने डेलीगेट का चुनाव लड़ा, जो पंचायत समिति सदस्य हैं। अच्छा। हाँ, उनको विजय श्री मिली। उसी टाइम से उन्हीं की प्रेरणा से राजनीतिक में आने की एक रुचि हुई जी। और फिर उसी के फलस्वरूप खास तौर से मैं तो कहूँगा कि सभी जो मेरे बुजुर्ग थे, युवा साथी थे, भाई थे, उन सब का एक प्रेम था कि उन्होंने राजनीति में, उन सब के आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया। मेरी बजाय सब लोगों की इच्छा थी कि भाई राजनीति में, जब मैं पहली बार मैंने इच्छा जाहिर की गाँव के अंदर, अच्छा, कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ 2007 में, जब 8 के चुनाव होने वाले थे। तो 8 में हमने गांव में मीटिंग की। गांव में मीटिंग की तो 5 गांव में जिस प्रकार से सभी लोगों ने कहा कि हाँ हम सब लोग, आज भी मुझे और उनसे एक सिंबल मिला जब 5 गांव ने, तो एक हिम्मत आई। मतलब 5 गांव आपके भाई गांव? हाँ, हमारे जो भाई हैं उन लोगों ने जब ये सिंबल प्रदान किया कि हम सभी लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। राजनीति में मैं नया था, उम्र बहुत कम थी, लेकिन उन लोगों ने कहा जिस प्रकार से हम सब लोग मिलकर जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। और उसी सिंबल के आधार पर सभी लोगों से मिलके फिर एक सामाजिक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निर्णय हुआ कि भाई मुझे चुनाव लड़ाए। मैं खास तौर से उस समाज का सदैव ऋणी रहूँगा जिसने उस वक्त एक 27 साल के बच्चे पे विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार थोड़ा सा आपने कहा कि माताजी की वजह से आप पॉलिटिक्स में आए। माताजी का नाम क्या था, थोड़ा दर्शकों के लिए ये भी जानना है। मेरी माताजी का श्रीमती स्वर्गीय सरती देवी था और मेरे पिताजी का नाम श्री प्रहलाद कसाना जी। ठीक ठीक। तो राजनीतिक गुरु अगर हम कहें तो आप कहोगे कि माताजी? हाँ, मेरी माता। उसके बाद में, क्योंकि पॉलिटिक्स का तो पूरा हमारा देश जो है पॉलिटिक्स पे टिका हुआ है और हमारा संविधान है, उसको मजबूत करने के लिए भी पॉलिटिक्स का ही एक मजबूत स्तंभ है। तो हम पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें या राजस्थान की भी बात करें तो किसको आप पॉलिटिकल गुरु कहोगे या कोई नहीं? नहीं, पॉलिटिकल गुरु के रूप में तो देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के में तो आज या हिंदुस्तान की बात करें तो सम्मानीय पायलट साहब हैं। अच्छा, जिनको मैं राजेश पायलट या सचिन पायलट जी। मुझे मौका मिला स्वर्गीय राजेश पायलट जी के यहाँ भी एक कार्यकर्ता बनकर काम करना। अच्छा। और मैंने काम भी किया, लेकिन जिस प्रकार से
सम्मानीय पायलट साहब, सचिन पायलट साहब, जो देश के युवाओं के लिए खास तौर से राजस्थान में जिस प्रकार की भाईचारे की राजनीति करते हैं, वो किसी जात की, किसी समाज की और किसी व्यक्ति की राजनीति नहीं करते। वो राजस्थान में समस्त समाजों के साथ मिलकर, सब लोगों को जोड़कर, और खास तौर से जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को राजनीति में आगे लाना। और जब युवा राजनीति में आएंगे तो मैं समझता हूँ कि और आगे विकास होने की बहुत, और ख़ास तौर से पायलट साहब ने बहुत से युवाओं को राजनीति में इतना आगे लेकर गए हैं, और अभी भी उनकी कोशिश रहती है, चाहे कहीं भी चुनाव हो, उनका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन हर जगह जब भी युवाओं की बात होती है तो वो आगे मुखर होकर अपनी बात भी कहते हैं। तो राजेश पायलट साहब से आप मिले हो? हाँ, मुझे मौका मिला, क्योंकि ऐसे जो राजनेता थे जी, जब हम उनसे मिलते थे, और जब मिलने का मतलब ये नहीं कि भाई उस वक्त हम एक कार्यकर्ता थे, लेकिन उनकी झलक पाने के लिए, सिर्फ एक झलक देखने के लिए हम लाइन लगाकर खड़े रहते थे। मुझे आज भी एक समय याद है कि पायलट साहब को हमारे गांव में 4 बजे आना था, लेकिन वो किसी मीटिंग की वजह से रात को 11 बजे तक, लेकिन संपूर्ण गांव 11 बजे तक उनका इंतज़ार करता रहा। सिर्फ हम उनकी शक्ल देखते, वो जब भी आते राम राम साहब, और हंसता हुआ वो चेहरा आज भी जब भी बात करते होता है ऐसा लगता है कि हमारे बीच में है, हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और सदैव ये कहते हैं कि किसान का बेटा, जो उनकी मुख्य बात हुआ करती थी, वो कहा करते थे, चाहे वो संसद हो, चाहे गांव में, वो कहते थे गांव का जब तक संपूर्ण विकास नहीं होगा, जब तक किसान का बेटा पढ़ लिख कर उन पदों पर नहीं बैठेगा जहाँ देश की रीति और नीति बनती है। आज हम सब लोग खासतौर से राजस्थान में उनसे इतने प्रेरित हैं कि लोग पढ़ाई में बहुत आगे आए, जो राजस्थान बहुत पीछे था। सब लोग शिक्षा, हमारे जब रोड नहीं हुआ करते थे गाँव में जी, पहली बार पायलट साहब ने हमारे यहाँ दौसा लोकसभा से चुनाव लड़ा, और जीतने के बाद दौसा, एक बार के लिए थोड़ा सा, दौसा लोकसभा में कोटपुतली भी आता था उस टाइम शायद, जी तब की बात है जी। तो पहली बार ये बताया कि सांसद भी विकास कार्य करवाते हैं। उससे पहले जो भी सांसद है किसी ने ऐसा नहीं। और उन्होंने, चाहे आपका बानसूर पुलिया जो इतना बड़ा बना हुआ है, साबी नदी में जब नदी आती थी तो लोगों का जुड़ाव नहीं होता था, वो कट हो जाता था। हाँ, 3-4, लेकिन पायलट साहब ने कई विकास में उस वक्त इतने पुल और जो नाले, और जिस प्रकार से जो रोडें गांव में थी, उनसे ये लगने लगा कि हाँ अब हम विकास की ओर अग्रसर। तो वो तो उनका एक ओहरा तो था। मतलब मैं भी पिछले दिनों फरीदाबाद था, लोनी था एक्चुअली, तो वहाँ उनका ससुराल भी है। तो वहाँ लोगों में बात चल रही थी कि उनका ओहरा इतना बड़ा हुआ करता था कि लोग यूं ही जुट जाया करते थे। सबसे पहले तो जब भी वो किसी के कंधे ऊपर मुस्कुरा कर हाथ रखते थे तो उसको और कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती थी। उसको इतनी ऊर्जा मिलती थी। हम जब छोटे छोटे थे और जब वो आते कई बार सर पर हाथ रखते तो ऐसा लगता कि बस खुशी हो जाए। हाँ, ठीक है। अच्छा, कोटपुतली की हम बात करें, क्योंकि सक्रियता हमारी, जो आपकी सक्रियता है वो कोटपुतली से ही है। तो कोटपुतली का पास्ट अगर हम देखें राजनीति में, तो बहुत से विधायक हुए और उन्होंने अपने तरीके से काम भी करवाए होंगे। आपके नज़रिए में कोटपुतली में जो अब तक विधायक रहे हैं, उनका किसका काम आपको बेटर लगता है? देखिए, सभी विधायक, जो भी विधायक बने, उन्होंने अपने अपने तरीके से, सम्मानीय रामकरण सिंह जी ने जैसे जो काम किए जी, वो राजस्थान में एक अलग छवि थी उनकी जी। और उन्होंने पहली बार, सबसे पहले जहाँ शुरुआत की किसान के बेटे के रूप में, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में गए। खास तौर से उनके कार्यशैली भी अलग थी और उनका काम करने का, उन्होंने जो कार्य किए उसके बाद चाहे श्री राम जी आए, सम्मानीय श्री राम जी राव साहब, स्वर्गीय श्री राम जी राव साहब, उनका काम करने का तरीका अलग था। उन्होंने बहुत से विकास के कार्य किए। हमारे मुक्तिलाल जी मोदी थे, हाँ, जिन्होंने बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन सब में बहुत अच्छे कार्य किए। उसी प्रकार से सम्मानीय रामचंद्र जी रावत साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी, जब भी कोई विधायक बनता है तो ये सोचता है कि मेरे कार्यकाल में जितने ज़्यादा विकास के काम हो
वो ज़्यादा से ज़्यादा होने की आवश्यकता है। सुरेश जी जिला प्रमुख जी जो पहले विधायक थे, उन्होंने भी तो हर विधायक, चाहे सुभाष जी हों, चाहे राजेंद्र जी हों, चाहे अब हंसराज जी हो, सब लोग ये सोचते हैं कि मेरे कार्यकाल में अच्छे से अच्छे विकास कार्य हों, और उन सब के हाँ ये है कि वो किस गति से उस विकास कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा हम पास्ट में जाके और बात करें। जब आप विधायक थे, सांसदीय सचिव थे, बहुत से लोगों का ये मानना है इस पे कि एक दादागिरी की राजनीति उस टाइम हुआ करती थी। एक पर्टिकुलर समाज के लोग उस टाइम दादागिरी किया करते थे और उसका वो सहारा मानते थे कि हमारे समाज से हमारे विधायक हैं तो हम तो कुछ भी करेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा जब तक ये जो लोग जैसे आज आपने कहा कोई मिला कोई नहीं मिला, लेकिन उसने एक धारणा बना ली और उसी के फलस्वरूप जहाँ भी आप हो सकता है कि कई लोगों ने क्या क्या कहा, वो एक षड्यंत्र था उस वक्त। अच्छा। और षड्यंत्र में सदैव किसान का बेटा पिसता है। कुछ लोगों ने जो मिलकर षड्यंत्र किया, आप ये देखें 2008 से 2023 तक जो ग्राफ था क्राइम का, और उसके बाद में 2013 से लेके और 2023 तक जो ग्राफ है, अगर उस ग्राफ के आप आंकलन करेंगे, उस आंकड़ों की तरफ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अपराध पहले था या बाद में हो। ये बात सही है कि जो कौम कम पढ़ी लिखी है, लोग उसको तरह तरह की बातें करते हैं। क्योंकि ये शिक्षा का युग है और इस युग में प्रत्येक समाज को पढ़ने की, लिखने की, और ख़ास तौर से जो ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं उन सबको जवाब देने की आवश्यकता है। और यही कारण रहा कि कुछ लोगों ने कुछ कहने की अलग अलग बातें हैं। बाकी अगर आप कोटपुतली में निकलो, प्रत्येक गांव में निकलो, चाहे किसी भी समाज में निकलो, तो जब भी कहीं भी, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे बरसात आ रही हो, चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, या खूब तेज़ दोपहर के अंदर धूप पड़ रही हो, जब भी मुझे किसी व्यक्ति ने बुलाया, किसी भी समाज के व्यक्ति ने, अगर हमारे यहाँ समस्या है, तो मैं हर वक्त एक बात कहता था कि मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँच पाऊँ, और किसी भी समय में हर जगह पहुँचने की कोशिश करता था, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता था, चाहे समय कुछ भी रहा हो। और कोशिश की कि जिस प्रकार के जो लोगों में आज हमने जो स्थिति कायम की, जो लोगों में भाईचारा बनाया, वो इसी बात के लिए कि जब भी किसी भाई को आवश्यकता पड़ती, तो चाहे वो अकेला खड़ा हो, लेकिन जब भी उसने आवाज़ लगाई तो रामस्वरूप कसाना उसका भाई बनकर उसके साथ खड़ा हुआ। यही कारण है कि लोगों में आज भी लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन मैं एक सबसे बड़ी बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने भाइयों के, अपने बुजुर्गों के दिल में जगह बनाई। और दिल में जगह तब बनती है जब आप अच्छे काम करते हो, आप उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हो। हमने कभी कहीं जाकर, जब भी हमारे किसान भाइयों की बात हो, मजदूर भाइयों की बात हो, या दलित भाइयों की बात हो, जब भी बात आई तो हमने दबाव की राजनीति नहीं की, हमने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात की, और सदैव कोशिश करते हैं कि उनको न्याय मिले। तो यही एक शायद कारण रहा होगा कि अभी एक भाई से मैं बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि कोटपुतली में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेहरा, पॉपुलर नेता कौन है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो क्योंकि आप तो विधायक थे 2008 से 2013 तक, लेकिन उसके बाद तो आप विधायक नहीं रहे। उसके बावजूद आपकी पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच में जो एक आपसी संवाद बना हुआ है, शायद वही एक कारण है कि लोगों का जुड़ाव आज भी आपसे। देखिए, इस युग के अंदर, ये जो युग है, इस युग के अंदर किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है दूसरों को देने के लिए। सही। वो स्वयं अपने परिवार का, अपना, उसी में उसका समय व्यतीत होता है। लेकिन उसके बावजूद जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है, उसको कोशिश करते हैं। हमारे चाहे
भाई कहीं जयपुर राजस्थान में नहीं, कहीं बाहर भी उनको जब आवश्यकता पड़ी तो जिनके वो समाज की बात करते, जब उनको याद किया जाता तब वो फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन जब भी मुझे याद किया लोगों ने, मैंने उनके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़ा। आप अगर पिछले 10 साल का प्रत्येक दिन का अखबार उठाकर देखें, कोटपुतली में संघर्ष की कहानी सुने कि कहीं भी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो तो हर जगह हमने वहाँ पहुंचकर उनको न्याय दिलाने का काम किया। मैं हर वक्त कहता हूँ कि रामस्वरूप कसाना नेता नहीं, आपका भाई है, आपका बेटा है, और मैं सदैव यही कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को भाई समझकर अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जब इस राजनीति में हम उतरे हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि समाज का भला कैसे हो, लोगों का भला कैसे हो, सभी समाजों को साथ जोड़कर आगे बढ़ने कैसे बढ़ा जाए, सभी समाजों में आपस में प्रेम कैसे हो, सब लोगों को मिलकर आज जो ये प्रेरणा मिलती है। हम कई बार जब निराशा हाथ लगती है तो हम सचिन पायलट साहब की तरफ देखते हैं कि वो किस प्रकार से जो 2 समाजों के अंदर खाई पैदा हुई, उन्होंने उस खाई को भी भरा और वापस में जिस प्रकार पहले जो प्रेम था उस प्रेम को भी जगाया। उसी से प्रेरणा लेकर हम प्रत्येक समाज में जाते हैं और उस प्रत्येक समाज के साथ भाईचारे का वातावरण बनाने के लिए हम संपूर्ण कोशिश करते हैं। तो आप मानते हो कि पायलट साहब जो हैं वो ना केवल राजस्थान में बल्कि देश के लेवल पे भी एक ऐसा राजनीतिक चेहरा है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है? ये ख़ास तौर से मैंने कहा कि पायलट साहब हिंदुस्तान के नेता हैं, राजस्थान के नहीं। और पायलट साहब जब कहीं भी किसी भी राज्य में जाते हैं और जब वो जाते हैं, जब उनको लोग सुनने आते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है कि हमें किस रूप में काम करना चाहिए, और प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपने युवा जिस प्रकार से राजनीति में जो युवाओं का कद बढ़ा है, जो युवा राजनीति में आगे आने लगे, वो सचिन पायलट साहब की वजह से। ये बात तो थोड़ी फैक्ट नज़र आती है। खैर ये राजनीति की बातें हैं, थोड़ा सा आप हमें कोई ऐसा किस्सा बताओ जो आज तक आपके जेहन में है, उसका पॉलिटिक्स से कोई नाता ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आज भी याद है, उसको याद करके आप हो सकता है कि क्या तो बहुत ज़्यादा हंसते हो या रोते हो, या ऐसा कोई किस्सा जो आप दर्शकों के लिए कहना चाहोगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि कई बार अपने दोस्त होते हैं कि यार उस दोस्त की आज भी याद आती है, वो है नहीं। देखो वो तो बहुत राजनीति में, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि आपने शुरुआत निर्दलीय चुनाव लड़ा, शुरुआत वहाँ से की, उसके बाद में आप कांग्रेस में चले गए, फिर आपने पार्टी बदली, तो क्या कारण रहा इसका? थोड़ा देखिए, सबसे पहले तो बताऊँ 2008 में मैंने जो चुनाव लड़ा उसके बाद कांग्रेस को समर्थन दिया। अच्छा, आप लड़ना चाहते थे कांग्रेस से उस टाइम भी? मैं कांग्रेस में गया नहीं, अच्छा। मैंने कांग्रेस को समर्थन किया आप? ये कई बार लोग कहते हैं, और मैंने उनको कहा भी कि मैं कांग्रेस पार्टी में गया नहीं, मैंने समर्थन दिया। अच्छा। और कांग्रेस में गया तो पहली बार जब पायलट साहब अध्यक्ष बने हैं जी, तब मैं कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद में कई कारणवश नहीं, फिर वापस मैं कांग्रेस, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, हमने सब कुछ देखा है और हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो सभी तबकों को साथ लेकर विकास की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, दूसरी पार्टी की तरह नहीं कि वो भाई को भाई का लड़ाकर राजनीति में आगे बढ़े। हो सकता है इन लोगों ने कई जगह कामयाबी हासिल की, लेकिन आने वाला समय है, सब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, जो वादे किए इन लोगों ने आज तक पूरे नहीं कर पाए। इन सब से देखो, कांग्रेस पार्टी ने जिस पर जो लोग आज़ादी के टाइम जिन लोगों ने उंगली तक नहीं कटाई, वो आज देश की बात करते हैं। कई सी बातें ऐसी हैं। कुछ लोग आपको दबंग टाइप का नेता मानते हैं, ये इस पे क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि जब अपनों के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो, तब हम छोटे तब भी सुनते थे। बाद में मैं मिले उसके बाद भी भाई नेता तो सिर्फ बोलने के लिए आते हैं, बाकी जब
अगर किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो तो भाग जाते हैं। मैंने कहा, मैंने कोटपुतली में कहा भी और कहता भी, और हर जगह जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं आज भी, और जहाँ भी कहीं अन्याय हो रहा है, अगर प्रशासन उनको दबाने की कोशिश करता है तो हम पिछली पंक्ति में नहीं खड़े होते, अगली पंक्ति में होते हैं। हमारा दायित्व भी बनता है कि हम जब भी अगर पुलिस डंडे बरसा रही है या और कुछ करती है तो वो पहला हमारा है, पहला सीना हमारा होता है, उसके बाद में लोगों को। अब उसको लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमें अपनों के लिए लड़ने के लिए कोई दबंग कहे तो हमें उसमें कोई वो नहीं, ऐतराज़ नहीं। तो किसान पुत्र हैं आप, किसान परिवार से आते हैं, तो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से, कि मतलब दिल्ली का घेराव अगर करने की बात हो, किसानों ने अपनी तरफ से एक्शन लिए, सरकार ने उनकी उस तरीके से नहीं सुनवाई की जैसा होना चाहिए था। तो उस पे आपकी क्या राय है और आपने उस मुद्दे को कितना आप आगे लेके गए उस टाइम? देखिए, सबसे पहले कोटपुतली में सबसे बड़ी किसान सभा की मैंने जी, ये कब की बात जब है? ये जो काले बिल लेकर आई केंद्र सरकार, तो उनके विरोध में सबसे बड़ी कोटपुतली में सभा की। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हमने जाम किया। किसान के बात जब भी होगी, हम किसान, चाहे किसान को जब बिजली नहीं मिलती थी तो कोटपुतली में मैंने जिस वक्त मुख्यमंत्री जी से कहा कि किसानों को बिजली मिलना अनिवार्य है, और उसके लिए हमने कोशिश हुई। मैं जब कोटपुतली में विधायक बना तो बहुत से गांव ऐसे थे जो बिजली से वंचित थे। हमने कहा किस आज़ादी की बात करते हैं, आज भी गाँव के लोग जब मिट्टी तेल का उपयोग करते थे, मिट्टी तेल नहीं मिलता तो अंधेर में जीवन यापन करते थे जी। हमने हर जगह हमने देखा है कि गांव ढाणी का व्यक्ति कैसे रहता है। हमने देखा जो व्यक्ति दूर रहता है उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, और इन सब परेशानियों को समझकर हमने राजनीति स्टार्ट की। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे लोगों के, आज भी लोग मुझे याद करते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि भाई जब भी काम, हमने कहा कि जो लोग अफसर बनकर ये सोचते हैं कि भाई हम इनको कैसे भी, तो हमने कहा नहीं, जो किसान परिवार से व्यक्ति है, जब भी आप, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे आपका कोई भी विभाग हो, लेकिन वहाँ जाए तो उसको सम्मान के साथ बात किया जाए, उसको आदरपूर्वक पूछा जाए कि आप किस काम से आए हैं। क्योंकि पूरे आज हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप में अपने लिए जीते हैं, लेकिन किसान देश के लिए जीता है। आज सबसे पहले जब कोई बात करता है तो वो अपनी करता है, लेकिन किसान देश की बात करता है कि अच्छा अनाज हो तो मेरे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। लेकिन जब केंद्र सरकार बात करती है तो किसान विरोधी बात करती है, एमएसपी पे बात नहीं करती। वो कहती है किसान निधि योजना हमने लागू, 4000 किसान तो ऐसा है कि जब उसकी लाखों की फसल ओलावृष्टि में नष्ट हो जाती है, कभी सर्दी मार जाती है, लेकिन किसान किसी से शिकायत नहीं करता। जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से लाखों करोड़ों रुपए ठग किए, आज एक भी किसान ये कहे कि मुझे मुआवजे के रूप में 10 रुपये मिले हैं तो हमें बताएं। सदैव किसान को ठगा गया है, लेकिन किसान एक ऐसी कौम है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। वो फिर तैयार होती है, वो हार नहीं मानते, वो गिरते हैं लेकिन गिरने के बाद फिर खड़े होते हैं कि अगली बार अच्छी पैदावार करें। तो किसान के लिए लड़ाई लड़ना ये हमारा कर्तव्य, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि मैंने किसान परिवार में जन्म लिया जो पूरे देश के लिए इस धरती माँ पर हल चलाता है। अगर आज आप देखिए, ये जो माँ है धरती माँ, आज किसी के ऊपर आप थोड़ा ऐसे उंगली से वो तब भी वो कहेगा कि आप क्या करते हो, लेकिन धरती माँ जब किसान हल लेकर जाता है और जब धरती माँ पर हल चलाता हो तो खुश होती है कि मेरा बेटा देश के लिए अनाज पैदा कर रहा है। और उस परिवार में जन्म लेना इससे बड़ा सौभाग्यशाली होने की कोई बात। तो इसमें आप थोड़ा सा बताइए, अगर किसानी की हम बात करें तो देश जब आज़ाद हुआ था तो करीब 80% से ज़्यादा किसान थे, लेकिन हमें देख रही है ग्राफ जो है कंटिन्यूसली धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहा है, किसानों की संख्या कम होते जा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये तो बटन है, इसकी फैक्ट्री चाहिए, ये 50 पैसे में मिलता है जी।
इसकी फैक्ट्री का मालिक निर्धारित करता है कि इसका मूल्य क्या होगा, और वो जब तक इस बटन को बाहर नहीं बेचता जब तक उसको मुनाफा नहीं हो। लेकिन किसान आज भी खेती करता है तो उसको मुनाफा कभी होता ही नहीं है। जब मुनाफा नहीं हो, कितने लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की। सरकारें जो बनती हैं, आप 40-40 हज़ार करोड़ रुपए आप फैक्ट्री मालिकों के माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसान का किसान कार्ड माफ़ नहीं कर सकते। किसान अगर किसान कार्ड 1 लाख रुपए का उठाता है तो बैंक वाले वहाँ ढोल बजाते हैं और उसकी ज़मीन कुड़क कर लेते हैं। लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपए लेकर और दूसरे देश में भाग जाते हैं। लेकिन ऐसे तभी जब तक देश इस बात की ओर ध्यान नहीं देगा, देश के शीर्ष नेतृत्व इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे कि किसान को बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जाएं। आज समय पे डीएपी नहीं है, पूरे राजस्थान में डीएपी की किल्लत है। हर जगह जिस प्रकार राजस्थान में तो ऐसी सरकार जो पर्ची की सरकार बनी हुई, कहीं कोई काम नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा पूरे राजस्थान में। आज अधिकारियों से आप बात करके देखो, सब मस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। जिनको जो मिल रहा है वो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं, पूरे राजस्थान का जो माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल बना है आप सोच नहीं सकते। तो एक ईआरसीपी का मुद्दा पिछले दिनों से उठता रहा है, फिर इन लोगों ने इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन अभी भी क्या उम्मीद है और आपको क्या उम्मीद नज़र आती है कि ये वाला काम हो पाएगा, यहाँ तक पानी पहुँच पाएगा? क्योंकि इधर के गाँव में आसपास कहीं पानी नहीं है। तो इस मुद्दे पे क्या राय है? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो हमारा चौथा स्तंभ है, हमारे पत्रकार बंधु जी, मीडिया के सभी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे जी, कम से कम आप सबको ये बात सोचने की आवश्यकता है। जी, इन्होंने उद्घाटन कर दिया, आज इनके पास 100 रुपए है नहीं उसके लिए, कैसे वो योजना को लागू करेंगे? केंद्र सरकार ने इसको 10 रुपए दिए नहीं। लेकिन आप खास तौर से देखिए, प्रत्येक जब तक गाड़ी आप नहीं चला सकते जब तक उसके 4 रुपये सही ना हो। सही। और हम सबको भी इन बातों को जारी कर, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे किसान के बेटे हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे नौजवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे मजदूर हो, सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। झूठे वादे कितने दिन चलेंगे? अब जो व्यक्ति झूठ बोलता है, अब वो समय आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर ये पूछे कि आपने चुनाव में ये बात कही तो क्यों कही, और उस पर एक्शन होना चाहिए। जो भी घोषणा पत्र जिस भी पार्टी का बने उस पर ये लागू होना चाहिए कि जो आपने घोषणा की वो अगर लागू नहीं तो क्या इसके ऊपर आपकी सरकार क्यों बने? बिल्कुल। तो ये सब ये दर्शकों के लिए भी एक ज़रूरी बात इन्होंने कही है कि आपका मुंह है, आपको सवाल करना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। खैर, तो एक छोटी सी बात और ये है कि जो हरियाणा में चुनाव हुए, आपने भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, प्रचार किया अलग अलग प्रत्याशियों के लिए। लेकिन हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। क्या कारण नज़र आते हैं उसमें? देखिए, सबसे जो ये मशीन है इसमें इतनी बड़ी हो, आप अगर हरियाणा में, मैं भी लगभग एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते 15-20 जगह गए, और जैसी स्थिति बनी हुई है आज हिंदुस्तान के अंदर, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस नहीं लड़ रही। हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, भाईचारे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, किसान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये जिस प्रकार की जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, इसका अंत जरूर है और जल्दी होगा। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जो मशीनों के साथ छेड़छाड़ करना, लोगों में भय का माहौल बनाना, इन सब से मैं तो समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव परिणाम आने चाहिए थे वो आए नहीं। उसका मुख्य कारण सिर्फ ईवीएम मशीन ही है। तो इन लोगों ने मतलब ईवीएम हैक किया है, आपका ये मानना है? शायद अच्छा, जो भी विकसित देश हैं जी, उस किस देश में इसका इस्तेमाल किया जाता है? सही बात है। जब वहाँ सब लोग इसको बंद कर दिया, फिर यहाँ क्यों नहीं? भाई यहाँ क्यों नहीं? जी, जब सबसे पहले आपने इस्तेमाल किया और आपने ही बंद कर दिया, और हम लोग आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब ठीक। तो राहुल गांधी को एज ए लीडर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी वो ऊर्जावान नेता हैं
आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने पूरे उत्तरी भारत में से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो व्यक्ति जिसको जिस प्रकार से मोदी जी और ये लोग कहते थे कि ये शहजादा है, मैं तो सलाम करता हूँ उसके जज्बे को। ऐसा नौजवान जिन्होंने पूरे भारत में पदयात्रा निकाल कर लोगों को संदेश दिया कि हम शहजादे नहीं, हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। शायद ये सबसे बड़ी लंबी पदयात्रा इन्होंने की अब तक की। हाँ, सबसे बड़ी। और उस सर्दी के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम आपसे अलग नहीं, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो। और जब नेता जनता के बीच में जाता है, उनके सुख दुख को समझता है। मोदी जी कभी आपने देखा किसी गांव में भी गए हो आज तक? नहीं गए, लेकिन वो तो चाय वाले थे ना। अच्छा, एक बात बताओ, उनके 15 साल का जीवन कोई बता सकता है कहाँ उन्होंने चाय बनाई? कहीं पे बनाई होगी ना। ये तो पता नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि नहीं मानना। आप जो देखो, कई झूठ की दुकानें ऐसी होती हैं जिनकी झूठें चलती रहती हैं। ये झूठ की दुकान है, इस पे जितना झूठ बिकता है लोग खरीदते हैं उस झूठ को। है इनके पास ऐसी काबिलियत है कि ये सिर्फ झूठ बेचते हैं और लोग झूठ को खरीदते हैं। लेकिन इसका अंत कहीं होगा, झूठ का अंत होगा नहीं, बहुत बुरा होगा। होगा नहीं, बहुत बुरा होगा जी। अच्छा, तो थोड़ा सा आप अशोक गहलोत जी पे भी हम बात करें। पुराने सीनियर नेता रहे कांग्रेस के, तो उस टाइम जब आप एमएलए थे तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनसे आपके किस प्रकार के रिश्ते रहे? मधुर संबंध थे। मैं तो कहना चाहता हूँ, गहलोत साहब की जो योजना थी, चाहे पेंसिल योजना हो जी, स्वास्थ्य में जब पहले जब 2008 के अंदर जब हम लोग बात करते थे, हमारी बातें हुई, हमने कहा कि गाँव के अंदर जब मजदूर गरीब व्यक्ति बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले सेठ साहूकार के पास जाता है और वो अंगूठा लगाता है जी। उसके बाद में वो अपने परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में लेकर जाता है। गहलोत साहब ने उस वक्त फ्री इलाज किया। अच्छा, फ्री दवाई देकर राजस्थान के किसानों को, मजदूरों को, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो गहलोत साहब की जितनी सराहना की जाए वो कम है। लेकिन फिर भी हारे। देखो, ये जनता के ऊपर है। ये बात अलग है कि जनता किसको क्या पसंद करती है, ये एक अलग है। लेकिन जो विकास कार्य करेगा, जो लोगों के भलाई के लिए करेगा, वो सदैव उसको याद किया जाएगा। आज चुनाव तो हम भी आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं चुनाव नहीं आ रहा। 2013 में हार गया था, लेकिन हमने लोगों के लिए काम किए। और जब हम काम करते हैं तो लोग याद करते हैं, चाहे उन्होंने चुनाव हराया हो। लेकिन आज भी जब भी जाते हैं तो खूब जीतने वाले मैंने देखा है कि जीतने वाले बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग, जो हारे हुए लोग जब जाते हैं, तो लोग ऐसे आज भी ऐसा उनको ये लगता है कि हाँ भाई मेरा बेटा आ गया। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते, उसी प्रकार गाँव में आज भी हमें वो प्यार मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं। और जो व्यक्ति काम करेगा, जो लोगों के बीच में जाएगा, वो सदैव लोगों के दिलों में राज करेगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हारने का रीजन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। देखो, मैं इतना बड़ा नहीं नेता हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। नहीं, आप कार्यकर्ता हो साहब, छोटे नहीं हो आप। नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। क्या रीजन रहा इसके बारे में न मैं ज़्यादा ध्यान देने की, न मैं कुछ कहूँगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश के संविधान को बचाने की, देश में आरक्षण को बचाने की, देश के उन नौजवानों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से मोदी ने पूरा सब कुछ सिस्टम बेच दिया, उसको बचाने की। आज एक बात बताओ, आज़ादी के बाद जहाँ हिंदुस्तान सुई नहीं बना था, इतने बड़े कल कारखाने अगर किसी ने स्थापित किए तो कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू जी, बिल्कुल। और उसके बाद इन लोगों ने किया क्या? जो 1 करोड़ जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, 10,000 युवाओं को रोजगार। जब अग्निवीर योजना की आप बात करते हो, तो हमारे लोग, जो हमारे नौजवान हैं, ख़ास तौर से चाहे वो हरियाणा की मिट्टी हो, चाहे राजस्थान की मिट्टी हो, आप उठा लो अगर बात करो तो। नहीं, चाहे वो राजस्थान की मिट्टी हो, यहाँ के कण कण में वीरता बसती है। यहाँ का नौजवान सेना में जब जाता है तो देश के लिए जाता है, न कि नौकरी पाने के लिए। उसको भी अग्निवीर योजना के नाम पर करके 4 साल की, उसके बाद में उसका क्या होगा वो भी छोड़ दो।
उसके बावजूद आप उसी को रखेंगे जिसको अधिकारी चाह रहे हैं। ये नहीं कि वो जो अच्छा काम करेगा या कोई परीक्षा होगी, ये सब बातें लोग जानने लग गए हैं अब। और नौजवान जब करवट बदलता है तो सिंहासन बदल देता है। जी। ये तो आने वाले समय में इनको पता चलेगा कि क्या स्थिति होने वाली तो जातीय जनगणना का एक पिछले दिनों से मुद्दा रहा है, तो क्या राय, होना चाहिए या इसकी कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, एक बात बताओ, आप आंकड़े खुद देते हो, जी। जनगणना हो रही है तो जातीय जनगणना होने में कहाँ दिक्कत है आपको? हम्म, जब जनगणना हो ही रही है देश में तो इसमें जातीय जनगणना होने में क्या हुआ है? आपने कहा भाई जो आरक्षण भी है 16%, अनुसूचित जनजाति को 12%, तो कहीं ना कहीं तो वो है, तो संपूर्ण आंकड़े आने चाहिए इसमें। आने चाहिए। कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल। क्यों ये लोग, क्यों इनको सबसे बड़ी बात ये अलग अलग बातें जो फैलाते हैं वो इनके सामने आ जाए। सचिन पायलट साहब से आपने बताया कि आप उनको अपना नेता भी मानते हैं, तो उनसे रिश्ते कैसे रहे हैं और कैसे हैं? अपने नेता, अपने भगवान से रिश्ते कैसे हो सकते? अच्छा, भगवान के बराबर मान रहे हो? तो फिर उनसे रिश्तों की बात ही अलग बात है। ही नहीं फैक्ट बात है। तो अभी उपचुनाव भी हैं, तो उपचुनाव में अभी मेरे ख्याल से 5 सीटों पे उपचुनाव है, अभी 7 पे सॉरी। तो क्या रुझान नज़र आ रहे हैं? ये जनता के हाथ में है, जो रुझान जनता जो चाहेगी वही होगा। जी। ठीक है, बहुत सी बातों पे हुए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी चर्चा अभी चलेगी कुछ देर के लिए, माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो अभी आगे का राजनीति में या कोटपुतली की राजनीति में आप हमेशा से एक्टिव रहे हैं, तो कोटपुतली के जो हाली मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है कि पिछले सालों से काम नहीं हुआ या आपके कार्यकाल में भी उस टाइम मान लो कि वो अधूरे रह गए होंगे, जिन पे आप काम करना चाहोगे और अभी तक नहीं हुए हैं, तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पे अभी होना चाहिए काम? देखिए, कोटपुतली में उस टाइम में जो मुद्दे थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। जैसे कोटपुतली में बिजली की जो ऐसी समस्या, आज जो समस्या है कोटपुतली में, ऐसी भयंकर समस्या है कि किसान को 30-30 दिन, 35-35 दिन के अंदर डीपी नहीं मिल रही। दीपावली के टाइम भी सिंगल फेस की डीपियाँ यहाँ नहीं है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। जी। यहाँ की कानून व्यवस्था है नहीं। प्रत्येक जो ऑफिस बना हुआ है, प्रत्येक ऑफिस के अंदर मनमानी चल रही है, बिगर किसी के अंदर अफसरों में अपना राज बना रखा है। अफसर ये समझते हैं कोटपुतली में कोई बोलने वाला नहीं, वो लूटने का काम कर रहे हैं। इन सब के लिए एक जल्दी हम रणनीति बना रहे हैं। अच्छा। और कोटपुतली में ऐसा आंदोलन करेंगे कि जो अधिकारी अपने आप में ये समझते हैं कि हम मन में आए वो करें। आज ऐसी स्थिति, पूरी सफाई व्यवस्था नगर निगम होने के बावजूद भी आज सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। दीपावली के टाइम में चारों तरफ बदबू ही बदबू, एक भी नालियां साफ नहीं होना, पैसे उठाना, जिस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जल्दी ही बड़ा आंदोलन करेगी। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, यहाँ विधायक है उनको संज्ञान में लेनी चाहिए इस बात को। अगर वो नहीं लेंगे तो हम अपना कर्तव्य तो समझते हैं, हम भी तो कोटपुतली के वासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपना जो राजेंद्र जी के बारे में हम थोड़ा सा सवाल करेंगे। उन्होंने पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने मंत्री पद भी उनको दिया, दो बार से वो विधायक भी रहे लगातार। क्या कारण रहा होगा आपके हिसाब से कि उन्होंने पार्टी बदल ली? आज तक मेरी उनसे कभी बात हुई नहीं। अच्छा, आज तक कभी मुलाकात? हाँ, और जब कभी बात होगी तो मैं आपका क्वेश्चन भी उनसे पूछूंगा। अच्छा, और जवाब भी दूंगा। अच्छा, सीधा कोई जवाब अभी है नहीं उसके लिए। ठीक है, तो गुजर अहिरवाल बेल्ट के लिए जो यहाँ के युवा हैं, बहुत से युवा आपको अपना आइडियल की तरह भी देखते हैं, भले वो राजनीति में हो और भले एज ए इंडिविजुअल भी आपको आइडियल की तरह देखते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले उनको मैं अपनी ओर से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि युवा को ख़ास तौर से शिक्षा के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले। जहाँ भी उनको मौका मिले, चाहे खेल में मिले, चाहे राजनीति में मिले, चाहे सरकारी नौकरियों में मिले, जहाँ भी उनको मौका मिले, वो समाज के ख़ास तौर से कि हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है, चाहे कोई भी समाज हो, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करें। जहाँ विकास नहीं हो रहा है वहाँ विकास की गति को बढ़ाया जाए। हम सब लोग मिलकर कार्य करें जिससे राजस्थान मजबूत हो और फिर हम हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात करें। तो आखिर में हमारे दर्शकों के लिए भी आप 2 बात कह दीजिए कि
आपका क्या कहना है? हमारे कंटिन्यू कुछ दर्शक जो हैं, ये उनकी भी राय थी, उनका भी ये कहना था कि आपके साथ एक इंटरेक्शन हमारा हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो इतना कहना चाहूँगा ख़ास तौर से नौजवान साथियों को कि नौजवान को प्रत्येक समाज के, हर समाज के लिए लड़ने की आवश्यकता है। और हम अगर जहाँ भी अन्याय हो और अगर हम चुपचाप बैठ जाएं तो मैं उसको नौजवान नहीं मानता। नौजवान वही होता है जो दूसरों की सेवा करता है, जो दूसरों के लिए लड़ता है। अगर हम अपने लिए लड़ने लगे तो ये देश कभी आज़ाद नहीं होता। सरदार भगत सिंह जानते थे कि उनकी लड़ाई, उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी कुर्बानी से देश के हजारों लाखों नौजवान जागृत होंगे, और उन्होंने ऐसा ही हुआ। आज हम सब लोगों को जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को भगाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। और ख़ास तौर से युवा साथी अपराध की बजाय सामाजिक भाईचारे इनकी ओर ज़्यादा अग्रसर हों, और ऐसे लोगों को अपना, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन करें। और जहाँ भी कभी किसी भी प्रकार की उनको समस्याएं आए तो ख़ास तौर से हम इतना कहना चाहते हैं कि हम मिलजुल कर उस समस्या का समाधान निकालें। यही मेरा संदेश है, और मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करता हूँ और आशा भी है मुझे कि आप सब लोग आपस में मिलजुल कर अच्छा कार्य करेंगे। जी, आपने एक छोटी सी बात कही सरदार भगत सिंह की। आजकल लोग, एक लॉरेंस बिश्नोई करके एक गैंगस्टर हैं, लोग उनका कंपैरिजन जो है वो सरदार भगत सिंह जी से कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? मुझे नहीं लगता कि ये एक सही। मैं इन बातों में कोई बात, देखो मैं जहाँ तक स्वयं नहीं समझता, ठीक है, तो मैं समझता नहीं तो दूसरे के बारे में बात क्या करूँ। तो मुझे लगता है युवाओं को लेकिन नहीं करना चाहिए। युवाओं को मैंने कहा आपराधिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आप जब अपराध गतिविधियों में लिप्त होते हैं जी। तो आपके कारण आपके परिवार को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, कितने लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि युवा वही कहलाता है जो अपने माता पिता का सर नहीं झुकाए। युवा वो होता है जो अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करे। जी, तो बहुत अच्छा लगा किसाना जी आपसे मिलके, और बहुत से मुद्दों पे आपने अपनी बात को है मुखर होके रखा भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी, और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। हम आगे भी अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपका इंटरेक्शन हम करवाते रहेंगे, उनसे मिलवाते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम।